Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on diabetes insipidus. और आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है और हम एज अ नर्स डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले पेशेंट को क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। See, it is a disorder of posterior pituitary characterized by polyuria and increased plasma osmolality resulting from deficiency of ADH or decreased renal response to ADH. ADH क्या होता है? एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है, बॉडी में। उसका काम क्या है? यूरिनेशन को कंट्रोल करना बॉडी में। ऑस्मो रिसेप्टर्स और आपका बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जिसे पता चल जाता है कि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, ठीक है, फ्लूइड कितना होना चाहिए। तो वो कितना बाहर जा रहा है बॉडी से, आउटपुट कितना हो रहा है और बॉडी में कितना रहना चाहिए, ये बैलेंस मेंटेन करके रखती है बॉडी। और इसे रोकने का काम होता है एडीएच का। अब एडीएच अगर नहीं होगा, या तो एडीएच प्रोड्यूस ही ना हो और या तो एडीएच का बॉडी रिस्पॉन्ड ही ना करे एडीएच को, तो पोलीयूरिया की कंडीशन अराइज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं इसके। देखो, टाइप्स में सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस है। सेंट्रल में क्या होता है? डिफिशियंसी हो जाती है एडीएच की। इसमें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो पर्याप्त मात्रा में या फिर इनफ एडीएच को सिक्रेट ही नहीं कर पाता। नेफ्रोजेनिक में क्या होता है? नेफ्रोजेनिक डीआई जो होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसमें क्या होता है कि रीनल रिस्पॉन्स जो है, मतलब जो किडनी होती है वो एडीएच को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? ये प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड है और प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद, उस पीरियड के ओवर होने के बाद ये अपने आप ठीक भी हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने केयर प्लान पे। तो बिफोर स्टार्टिंग द केयर प्लान आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको समझना है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम देखते हैं फैमिली चार्ट, उसके बाद आता है फैमिली ट्री। ये सब आप खुद बना सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस में। इसमें हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री देखते हैं। अगर पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री है रिगार्डिंग दिस डिसीज़ और एनी अदर डिसीज़ तो आप उसे लिख दो, अदरवाइज उसे ब्लैंक छोड़ दो। इसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखते हैं? देखो, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिखा भी है। अ 48 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स with a 6-month history of excessive urination accompanied by persistent thirst and frequent nocturnal awakenings। nocturnal awakenings का मतलब होता है रात में उठ जाना, क्योंकि बार बार उन्हें यूरिनेशन करना पड़ता है, ठीक है, और यूरिनेट करना पड़ता है। ही रिपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली नीडिंग टू ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूडिंग एट नाइट। रात में भी पानी पीने का मन करता है और पीना ही पड़ता है उन्हें। सिम्टम्स हैव ग्रेजुअली वर्सन, धीरे धीरे सिम्टम्स बेकार हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से आप प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को लिख सकते हो। इसके बाद आप चीफ कंप्लेंट्स आपके सामने, तो चीफ कंप्लेंट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझना है कैसे लिखा जाता है तो आप इससे एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो। देखिए, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है पेशेंट को 3 to 6 मंथ से, और ये तो बहुत ही मतलब इलैबोरेटेड मैनर में है, मैंने इसे सिंप्लीफाइड मैनर में भी कर दिया। तो आप नेक्स्ट स्लाइड देखो, इसमें क्या है? एक्सेसिव यूरिनेशन फॉर द पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है रात के समय, और वेकिंग अप 4 to 5 टाइम्स एट द नाइट टू यूरिनेट, ठीक है, रात में 4 से 5 बार उठते हैं यूरिनेट करने के लिए। स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और ओकेजनली ड्राई माउथ रहता है और फटीग्ड रहता है पेशेंट। ये सब पेशेंट्स की चीफ कंप्लेंट्स होती हैं जिन्हें डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे। फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस, नरिशमेंट वेल नरिश्ड, बॉडी बिल्ट एवरेज बिल्ट, हेल्थ माइल्ड, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, एक्टिविटी एक्टिव, अलर्ट एंड कोऑपरेटिव। मेंटल स्टेटस में कॉन्शियसनेस आएगा, कॉन्शियस है वो और ओरिएंटेड है, अलर्ट है। लुक्स में क्या आएगा? वेल ओरिएंटेड टू टाइम है। पेशेंट एंक्शियस हो सकता है ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। और पोस्चर में बॉडी का नॉर्मल, स्पाइनल अलाइनमेंट, मूवमेंट्स नॉर्मल है। स्किन कंडीशन में कलर जो है वो नॉर्मल है, टेक्सचर जो है स्लाइटली ड्राई है, टेम्परेचर वार्म है, लीजन्स नो विजिबल लीजन्स प्रेजेंट, हेड एंड स्काल्प पे स्काल्प क्लीन है और फेस सिमेट्रिकल है, कोई एडिमा डिस्कलरेशन नहीं है। आइज़ में आईब्रोज नॉर्मल है, आई लैशेज प्रेजेंट एंड नॉर्मल, आई लिड्स नॉर्मल, आई बॉल्स नॉर्मल पोजिशन एंड मूवमेंट, कंजक्टिवा पेल है, पिंक है। पेल हो सकता है या तो पिंक हो सकता है, ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। पेल पिंक मॉइस्ट लिख सकते हो। अगर पिंक लिखोगे सिर्फ तो वो कंजक्टिवाइटिस में फिर काउंट किया जाएगा। फिर स्क्लेरा वाइट है, प्यूपिल्स इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट, लेंस क्लियर एंड विजन इज नॉर्मल। इसके बाद हम आ जाते हैं ईयर्स पे। ईयर्स में क्या है? एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल शेप एंड पोजीशन, हियरिंग इंटैक्ट टू कन्वर्सेशन एंड फिंगर रब, नोज एक्सटर्नल लेयर्स नॉर्मल, नॉस्ट्रिल्स क्लियर। माउथ एंड फेरिक्स स्मेल इज ड्राई है, ऑर्डर ऑफ माउथ नॉर्मल है, टीथ वेल मेंटेन्ड है, गम पिंक है, नॉन स्वॉलन एंड टंग क्या है? ड्राई। इसके बाद
नेक पे लिम्फ नोड्स नॉट पाल्पेबल, थायराइड ग्लैंड्स नॉट इन लार्ज, रेंज ऑफ मोशन फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है। चेस्ट में थोराक्स सिमेट्रिकल है, ब्रेथ साउंड्स क्लियर है बायलेटरली, हार्ट क्या है नॉर्मल S1 S2 नो मर्मर्स। ब्रेस्ट अगर फीमेल पेशेंट है तो हम लिखेंगे, और नहीं तो मेल पेशेंट है तो इसे हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन फ्लैट, नो विजिबल पल्सेशन और स्कार्स। पाल्पेशन में सॉफ्ट नॉन टेंडर, नो ऑर्गेनोमिकली। और परक्यूशन में टिम्पैनिक ओवर होलो एरियाज, ऑस्कल्टेशन में नॉर्मल बाउल साउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे, कोई एडिमा नहीं है, ठीक है, परफ्यूजन अच्छे से हो रहा है, कैपिलरी रिफिल भी अच्छे से है, और कोई डिफॉर्मिटी नहीं है पेशेंट को। फिर उसके बाद बैक क्या नॉर्मल स्पाइनल अलाइनमेंट है, जेनेटल रेक्टम में इंगुइनल लिम्फ नोड्स नॉट पाल्पेबल, वजाइनल डिस्चार्ज नॉट एप्लीकेबल, हेमोरॉइड्स नॉट प्रेजेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल साइज एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये सब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं वाइटल साइंस पे। वाइटल साइंस में हमने चेक किया टेम्परेचर नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, O2 सैचुरेशन नॉर्मल है। ब्लड ग्लूकोज जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज है वो भी नॉर्मल है। यूरिन आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड है, ठीक है। और बॉडी वेट, हाइट, BMI ये सब आप देख सकते हो, अगर लिखना है तो लिखना, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन पे। लैब इन्वेस्टिगेशन में सीरम सोडियम देखा एलिवेटेड है, सीरम ऑस्मोलैलिटी देखी इंक्रीज्ड है, यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज्ड है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी लो, सीरम पोटेशियम नॉर्मल, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल, BU1 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन स्लाइटली एलिवेटेड है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, कैल्शियम नॉर्मल है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में देखा टू रूल आउट हाइपोथायराइडिज्म नो नॉर्मलिटी फाउंड, देखो रिमार्क में ये दे रखा है, ठीक है। तो विद इन रेफरेंस रेंज है पेशेंट का। TSH लेवल, ADH वासोप्रेसिन लेवल क्या है डिक्रीज्ड है। इसके बाद हम आ जाते हैं वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट में क्या है शोड परसिस्टेंटली लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिस्पाइट राइजिंग सीरम ऑस्मोलैलिटी। तो आप वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट या डायबिटीज इंसिपिडस में करवाते हो तो आप उसे टेबल में मत लिखना, आप ऐसे लिखना, और ये वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो अगर आप पेशेंट को सेम एज ग्रुप में ले रहे हो तो, ठीक है। और फाइंडिंग्स बता दी कि भाई पेशेंट को सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस हुआ है। इसके बाद मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। मेडिकेशंस में दो ही मेडिकेशंस होती हैं, इसकी एक होती है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट जो कि आपका आर्टिफिशियल ADH ही होता है, ठीक है। ADH ही दे रहे हैं क्योंकि ADH की कमी है तो ADH देंगे। ओरल रूट दे रहे हैं, डोज 0.1 mg है, इंक्रीजेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इनटू द किडनीज, ये ADH का एनालॉग होता है। फिर हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड दे रहे हैं। देखो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एक डायरेटिक होता है और बॉडी से वैसे ही डायरोसिस हो रहा है, बॉडी से पानी निकल रहा है और हम दोबारा से भी डायरेटिक दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका एक्शन में क्या है माइल्ड डायरेटिक है। ये क्या करेगा, ये हेल्प्स टू रिड्यूस पॉलीयूरिया इन DI बाय एनहांसिंग सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये सोडियम और वाटर रिटेंशन करवाएगा बॉडी में, ठीक है। इसलिए DI में ये पॉलीयूरिया को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, ठीक, हमेशा बढ़ाएगा नहीं, रिड्यूस भी करेगा। फिर उसके बाद आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। तो सबसे पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारा रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव यूरिनेशन। सेकंड है रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन एंड थर्ड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, नेक्स्ट आ जाएगा फटीग रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, उससे नेक्स्ट है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सबसे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पे, दैट इज रिस्क फॉर डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव यूरिनेशन एंड इम्पेयर्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है। पेशेंट क्या बोलेगा इसमें, पेशेंट कंप्लेन करेगा भाई ड्राई माउथ और फटीग का, ठीक है, और बोलेगा भाई मैं बार बार यूरिनेट करने जाना पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या करोगे, तो यूरिन आउटपुट जो होगा वो 5 से 6 लीटर होगा एक दिन का, ज़्यादा हो जाएगा। ओरल म्यूकोसा ड्राई होगी और सीरम सोडियम ऑस्मोलैलिटी बढ़ी हुई होगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे प्लानिंग पे। वही इनटेक आउटपुट चार्ट उसका मेंटेन करना है, एवरी 2 आवर चेक करते रहना है, वाइटल साइंस को असेस करना है, स्किन टर्गर असेस करना है जिससे पता चल जाएगा भाई कि डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, और म्यूकोस मेम्ब्रेन को भी चेक करना है। फ्लूइड इनटेक को इनकरेज फ्लूइड इनटेक एज टॉलरेटेड, जितना मतलब टॉलरेटेड है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तब तो नहीं देना है, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है मतलब मना नहीं किया हुआ है तो आप दे सकते हो। फिर एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब डेस्मोप्रेसिन, जो भी डॉक्टर ने डेस्मोप्रेसिन एसीटेट जो भी बोला है मतलब ADH के एनालॉग जो भी दिया है वो आपको देना है पेशेंट को। फिर एजुकेट पेशेंट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, और उसका जो है डेली वेट गेन जो भी हो रहा है, वेट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेक करते रहना है। वेट गेन या वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, जो भी है वो आपको चेक करते रहना है। वैसे वेट लॉस ही होगा क्योंकि यूरिनेट हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड लॉस हो रहा है ना बॉडी से। फिर इवेल्युएट लैब वैल्यूज़ फॉर सीरम सोडियम एंड ऑस्मोलैलिटी रेगुलरली, फिर इसी पे बेस्ड आपका इवेल्युएशन बन जाएगा और इंटरवेंशन बन जाएगा। इसमें आपका गोल बनेगा नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम विल बी मेंटेन्ड, ठीक है,
और आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स फ्लूइड वॉल्यूम स्लाइटली इम्प्रूव्ड, ठीक है, या सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन एंड इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैलिटी एज एविडेंस बाय एलिवेटेड सीरम सोडियम एंड सीरम ऑस्मोलैलिटी। पेशेंट क्या बोल रहा है? पेशेंट बोल रहा है एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और मुंह सूखता जा रहा है। फिर आप उसमें लैब वैल्यूज़ को देख सकते हो, लैब वैल्यूज़ देख के आप असेस कर सकते हो कि भाई क्या क्या हुआ, और डिहाइड्रेशन के साइन देख सकते हो। भाई सीरम इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करते रहना है एवरी 12 to 24 आवर्स। फिर उसके बाद कोई न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस तो नहीं आ रहे, वो देखने हैं। ओरल फ्लूइड इनटेक और आईवी फ्लूइड्स जितना भी बोला है उतना ही देना है। फिर इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखना है। फिर एजुकेट करना है पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है और हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब आप जो फ्लूइड इनटेक करोगे उसकी कितनी ज़रूरत है, क्यों करना है, ठीक है। फिर माउथ केयर प्रोवाइड करो और सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, मतलब ड्राई माउथ हो रहा है ना, तो माउथ केयर भी प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। उसके बाद एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोलाइट करेक्टिंग एजेंट्स एज ऑर्डर, जैसे भी डॉक्टर ने बोला है, और इसी पे बेस्ड आपका इवैल्यूएशन बन जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज थर्स्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड लॉस एज एविडेंस्ड बाय कांस्टेंट थर्स्ट एंड पॉसिबल अनइंटेंशनल वेट लॉस। इसमें असेसमेंट क्या होगा भाई? पेशेंट सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है? तो पेशेंट बोल रहा है कि भाई कांस्टेंट थर्स्ट है और भूख भी कम लगने लगी और फटीग रहता है, हमेशा थकान रहती है और एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल भी। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप डिहाइड्रेशन के साइन देख सकते हो, और अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा पेशेंट का, वो चेक कर सकते हो, और ओरल म्यूकोसा उसकी ड्राई होगी, ये सब आप चेक कर सकते हो। प्लानिंग में क्या करोगे? उसका जो डेली फ्लूइड इनटेक है, जो खाना खा रहा है और जो भी इनटेक कर रहा है, वो उसकी रिकमेंडेड डाइटरी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका वेट मॉनिटर करना है डेली, ठीक है, सिमिलर कंडीशंस में। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देनी है, हाई कैलोरी मील्स देनी है, ताकि पेशेंट जो ना ऊब भी ना जाए खाने से और खा भी ले। हाई प्रोटीन कंटेंट खाने में आपको इंक्लूड करना है। फिर उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड मील प्लान बनाना है आपको, ताकि उसी पर्टिकुलर पेशेंट की जो नीड्स एंड न्यूट्रिशनल नीड्स वो आप मीट कर सको। फिर ओरल केयर प्रोवाइड करानी है, और उसके बाद मील्स के पहले आप अगर ओरल केयर दोगे तो उससे क्या एपेटाइट भी इंप्रूव होती है और कंफर्टेबल रहेगा पेशेंट। फिर एजुकेट पेशेंट अबाउट न्यूट्रिएंट डेंस फूड चॉइसेस, ठीक है, और हाइड्रेशन के बारे में, ये आपको एजुकेट करना है पेशेंट को, और लैब वैल्यूज़ को उसके मॉनिटर करते रहना है। तो ये आपको हो जाएगा थर्ड डायग्नोसिस एक्सप्लेनेशन, और इसी के बेस्ड आपकी वैल्यूएशन बनेगी, ठीक। आप इसमें लिखोगे ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस विल बी मेंटेन्ड, या फिर ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस विल बी मेंटेन, दैट विल बी योर गोल, ये आपका गोल हो जाएगा। इवैल्यूएशन में क्या कराओगे आप भाई? देखो इवैल्यूएशन में लिखोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स न्यूट्रिशनल लेवल वॉज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, ऐसे आप लिख सकते हो। इसके बाद नहीं तो ये जो लिख रखा है ये भी लिख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पे। हेल्थ एजुकेशन में भाई फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करना है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए भाई, और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से कोई साइंस दिख रहे हैं, ड्राई माउथ, डिजीनेस और कन्फ्यूजन, तो वो आपको रिकॉग्नाइज करने साइंस, और पेशेंट को भी एजुकेट करना, अगर ये साइंस है तो रिपोर्ट करने को बोलना है। फिर जो डॉक्टर्स ने दवाई दी है वो दवाई टाइम पे लो, ठीक है, उस दवाई को मिस नहीं करना है, ये एजुकेशन देनी है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, डाइटरी इनटेक अपना जो है उससे थोड़ा पैटर्न को चेंज करो, उसमें प्रोटीन ऐड करो, ठीक है, और आपका अपना वेट जो है डेली आपको लेना है कॉन्स्टेंटली, कम हो रहा है, मेंटेन्ड है, स्टेबल है या फिर बढ़ रहा है, वो भी जो भी है वो डॉक्टर को बताना है, और लास्ट में फॉलोअप केयर को आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बाकी आपके सामने इतने सारे पॉइंट्स आप एक बार चेक करके आप यूज़ कर सकते हो अपनी एनसीपी में। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग केयर प्लान फॉर डायबिटीज़ इंसिपिडस पेशेंट। अगर आपको कुछ भी इस केयर प्लान में समझना आया हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and for more such videos stay tuned.